ब्रिजेश सौरभ एजुकेशन में जुड़े हुए सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। चलिए तो आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। हम लोग पिछली कक्षाओं में इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक काल। चलिए, तो जो साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल जी ने हुए, उन्होंने जो समय निर्धारित किया है, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। आदिकाल जो समय है संवत 1050 से 1375 ईस्वी। इसका भक्तिकाल आता है संवत 1375 से 1700 ईस्वी। इसके बाद रीतिकाल आता है संवत 1700 से 19 ईस्वी में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आधुनिक काल का। जो आधुनिक काल का समय निर्धारित किया गया वो संवत 1900 से 1980 तक, 1980 ईस्वी तक। देखिए, जो आधुनिक काल का समय है वो संवत 1900 से संवत 1980 ईस्वी में, और अर्थात सन में इसको परिवर्तित करेंगे तो सन 1843 से सन 1923 ईस्वी तक। देखिए, जो संवत होता है वो 57 वर्ष आगे चलता है। देखिए, इसे संवत 1900 है और उसको सन में करेंगे तो 1843, मतलब 1843 57 वर्ष आगे वो संवत होता है। अब देखिए, जो आधुनिक काल है इसको अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिया है। इसको अब आधुनिक काल को ही जो गद्य काल का नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है। परीक्षाओं हो जाता है यहाँ से प्रश्न कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, तो आप लोग पता रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे एक इसी काल का नाम आता है वर्तमान काल। देखिए, जो मिश्र बंधु हुए वो आधुनिक काल का नाम वर्तमान काल कहे हैं। मिश्र बंधुओं ने जो साहित्यकार हुए वो आधुनिक काल का नाम वर्तमान काल का। इसके बाद आधुनिक काल को, आधुनिक काल का जो नाम दिए हैं इनमें जो साहित्यकारों का नाम आता है उनमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। ये दो ऐसे साहित्यकार हुए जो आधुनिक युग को आधुनिक काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आधुनिक काल का संवत 1900 से 1980 ईस्वी तक है। इससे पहले जो साहित्यकार हुए रचनाएं अपनी गद्य या पद्य रचनाएं वो ब्रज भाषा में लिखते थे। खड़ी बोली में लिखना यहाँ से प्रारंभ हुआ। देखिए, तो पहले ब्रज भाषा गद्य की प्रारंभिक कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे। देखिए, जो श्रृंगार रसमंडल है ये रचना इसके गोसाई विठल नाथ जी हैं। ये ब्रज भाषा में निहित रचनाएं हैं जो आधुनिक युग में धीरे धीरे स्थानांतरित हो रही थी। देखिए, श्रृंगार रसमंडल गोसाई विठल नाथ जी की। अगले रचना 84 वैष्णव की वार्ता। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है, तो आप लोग पता रखना गोकुल नाथ जी की रचना है। इस चीज को एकदम कन्फर्म रख दीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगले एक रचना पूछा 252 वैष्णव की वार्ता। ये भी रचना कई बार परीक्षाओं में रिपीट की जा चुकी है। इस रचना के जो रचनाकार है उनका नाम है गोकुल नाथ जी, इसको याद रखिए। अगले हमारा जो रचना है अष्टयाम। अष्टयाम की रचनाकार नाभादास। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि अष्टयाम के रचनाकार कौन है, तो पता रहेगा, आपको बताएंगे नाभादास जी। अगला जो है ब्रज भाषा में जो परिवर्तित हो रहा धीरे धीरे आधुनिक युग में, खड़ी बोली में बैताल 25 जो रचना है इसके जो रचनाकार सुरत मिश्र जी हैं। ये रचना भी पूछा जा चुका है कई बार। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ब्रज भाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं थी उसमें धीरे धीरे अब खड़ी बोली का प्रभाव आने लगा। तो खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं, जैसे गद्य में हमारा निबंध, उपन्यास, नाटक, ये सब जो रचनाएं प्रारंभिक हुई खड़ी बोली में, उनका जो समय है धीरे धीरे संवत 1900 से संवत 1980 अर्थात सन 1843 के बाद की जो रचनाएं हुई यही शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। उनमें जो शुरुआती रचनाएं हैं उनमें चंद छंद वर्णन की महिमा बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई। ये रचना किसकी है? गंग कवि की। इस पे हम कंफर्म याद कर लिए आप लोग। ये जो रचना है गंग कवि की है। आगे यहाँ 3-4 रचनाएं जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी, जैसे सुख सागर। ये रचना भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुख सागर की रचनाकार मुंशी सदासुख लाल, और इनका जो इनको उपाधि मिली थी नियाज की, ये टाइटल नियाज जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न और बन सकता है कि नियाज किनका शॉर्ट नाम है, तो बताएंगे मुंशी सदासुख लाल को, और इनके लास्ट में नियाज लिखते थे। या तो पूछता है कि मुंशी सदासुख लाल
आगे की उपाधि क्या है तो नियाज बताएंगे। चलिए आगे जो इसमें प्रमुख रचना है भाषा योग वशिष्ठ, इसकी रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी, इसको कन्फर्म याद कर लीजिए। चलिए अब आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं, जैसे इसमें सुख सागर सदा सुखलाल जी की, प्रेम सागर लल्लूलाल, ये दोनों रचनाएं बार बार पूछ जाता है, इनमें कंफ्यूज रहता है। सुख सागर सदा सुखलाल की और प्रेम सागर लल्लूलाल जी की, इसको याद रखिए। आगे तो महत्वपूर्ण रचना है इसमें नासिकेतोपाख्यान, ये जो रचना है ये रचयिता इसके जो है सदर मिश्र जी, ये भी रचना कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। रानी केत की कहानी काफी बार परीक्षा में रिपीट की जा चुकी है, मुंशी इंशाअल्लाह खां की रचना है। चलिए आगे धीरे धीरे जब 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, उस समय देश में छोटे छोटे राजाओं का शासन था। उनमें एक राजा हुए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, ये भी कवि थे और अपनी रचनाएं लिखते थे। ये बनारस से एक पत्रिका निकालते थे, बनारस अखबार के नाम से। इसके पूछा जाए कि बनारस अखबार के जो संपादक थे उनका क्या नाम था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बताएंगे। चलिए इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं जो प्रमुख हैं। उनमें आलसियों की कीड़ा, आलसियों का कीड़ा, ये पुस्तक इनकी फेमस है। अगला पुस्तक है इनकी राजा भोज का सपना, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाएगा। राजा भोज का सपना किसकी रचना है तो बताइए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला है इतिहास तिमिरनाशक, ये रचना किसकी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मानव धर्म का सार, ये भी रचना है। भूगोल हस्तामलक, ये रचनाएं जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नवजागरण युग आता है। इसमें कुछ भारतीय संस्कृति, जो नवजागरण युग उसमें जो कुछ समाज सुधारक हुए उनकी जो पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, जो कि समाज की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की, तो सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ये परीक्षाओं में कई बार रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चन। आगे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, केशव चंद्र सेन जी। आगे रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद जी, ये पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद जी ने। आर्य समाज की स्थापना किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आगे थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की, देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार, जिसके जो हो गए रचनाकार मैडम ब्लावत्स्की। देखिए अब धीरे धीरे 1857 के बाद समय बीता। आगे जब भारतेंद्र जी का जन्म होता है, इनके पिताजी का नाम था गिरधर दास, जो हिंदी साहित्य में प्रथम नाटक माना जाता है नहुस। नहुस नाटक के रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिता थे, जिनका नाम था गिरधर दास जी। उन्होंने ही प्रथम नाटक लिखा था। आधुनिक युग में जब हम विधाओं में अध्ययन करेंगे, उनमें उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, तो प्रथम नाटक जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी गिरधर दास, जिनका नाटक है नहुस, प्रथम नाटक माना जाता है। जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ सन 1850 ईस्वी में, इसके बाद ये अल्प आयु में ही 12 से 13-14 वर्ष की आयु में ही अपनी रचनाएं लिखने लगे और पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। उसी समय भारतेंद्र हरिश्चंद्र सक्रिय हुए, कई नाटक लिखे, जैसे भारत दुर्दशा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इत्यादि ऐसे प्रमुख रचनाएं लिखे जो साहित्य में अपना अमिट छाप छोड़ते हैं। देखिए अब यहाँ से तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का समय जन्म होता है 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में। ये मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही जो अपनी रचनाएं उनके द्वारा काफी ख्याति प्राप्त की है। अब देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, अब इसके बाद आधुनिक युग स्टार्ट होता है। यहाँ से ब्रजभाषा धीरे धीरे समाप्त, यहाँ से कम प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग में आते हैं हम लोग। भारतेंद्र युग सबसे पहले आता है, इसके बाद द्विवेदी युग, इसके बाद छायावादी युग, इसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन काल आदि युग चलते हैं। तो ये अब इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे भारतेंद्र युग, अलग अलग युगों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रयास आप लोग कैसा लगा बताने, कमेंट करके बताएं। और जो भी हमारे नए साथी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, आगे भी ऐसे ही हिंदी से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल ब्रिजेश सौरभ एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।